हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण मध्य प्रदेश, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम रिवाइज करते हैं। यूनिट्स आपकी हो गई 2, 4, 5, 6, 8, 10। ये सारी आपकी 6 की 6 यूनिट जहां पे मध्य प्रदेश पूछा जा रहा है उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी पूरी सीरीज है। आप प्ले लिस्ट में जाके संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से देख सकते हैं। इसके पहले भी काफी लेक्चर हो चुके हैं, तो उनका आप रिवीजन जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ टफ भी रखे हैं, जिससे आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से क्या हो, मतलब प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करना है, मान लीजिए आपसे नहीं आ रहा, तो सीधे तुक्का मत मारा करिए। आप दिमाग लगाया करिए कि इसको कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, जिससे आपका 50-50% चांस हो जाए सही होने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको, मतलब मैं फैक्ट बताऊं आप याद कर लें, हम ट्रिक के माध्यम से उसे याद भी करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताती हूँ कि आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है, किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लें आपसे नहीं बनेंगे, ना ही आपको लाना है। आपको प्रीलिम्स कट ऑफ क्रॉस करना है, उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी लेकर चलनी पड़ेगी कि कैसे आपको क्वेश्चन हैंडल करना है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, खजुराहो का प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर जो 7 घोड़े वाले रथ पर खड़े हुए हैं, किससे संबंधित है? ये आपका हो गया किससे संबंधित है। द एंशियंट चित्रगुप्त टेम्पल ऑफ खजुराहो विच इज स्टैंडिंग ऑन अ चैरियट विद 7 horses इज रिलेटेड टू। तो आपका चित्रगुप्त का मंदिर है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, चित्रगुप्त का मंदिर है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा गया है किससे संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके चित्रगुप्त का मंदिर है कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका मिल गया आंसर, ये हो गया आपका खजुराहो में स्थित है। उसके अलावा ये 7 घोड़े वाले रथ पर खड़े हुए हैं मंदिर, तो ये भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर 7 घोड़े में खड़ा हुआ है ना। तो चित्रगुप्त मंदिर याद रखिएगा। अब 7 घोड़े से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भगवान शिव, विष्णु, सूर्यदेव या इंद्र। तो आप ऑप्शन में अगर आपको सीधे नहीं भी पता है कि चित्रगुप्त मंदिर किससे संबंधित हो सकता है, तो यहाँ पे आप 7 घोड़े से समझ सकते हैं कि हम सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं जिनके 7 घोड़े होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सूर्यदेव से संबंधित है आपका चित्रगुप्त मंदिर। मतलब चित्रगुप्त से सीधे कहीं से नहीं रिलेट हो रहा सूर्यदेव, लेकिन यहाँ पे 7 घोड़े से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चित्रगुप्त मतलब हमने जो सूर्य भगवान है उनका गुप्त रूप से क्या बनाया था, चित्र बनाया था, क्योंकि सीधे तो चित्र बना नहीं सकते, इतनी ज्यादा रोशनी है, तो हमने बिल्कुल गुप्त रूप से मतलब छुप कर उनका क्या बनाया था, चित्र बनाया था। याद रखिएगा खजुराहो में है तो किसने बनवाया होगा, चंदेल राजा ने बनवाया होगा। तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे यहाँ पे जो मंदिर आपको कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त, सारे के सारे। मतंगेश्वर मंदिर 2023 में पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ऐसे ही हो गया। आप चित्रगुप्त मंदिर चंदेल राजा आपके गंड जी ने बनवाया था। ठीक है, तो रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया कि सूर्य भगवान को सीधे नहीं दे सकते, इसलिए हमने गुप्त रूप से सूर्य भगवान का चित्र बनाया था 7 घोड़ों के साथ। तो ये हो गया आपका चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान से संबंधित। ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप मतलब थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, फिर आंसर करिए। फिर हो गया सत्य कथन बताइए, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। बैतूल के कुकड़ू पहाड़ी में कोरकू जनजाति निवास करती है। कुकड़ू ट्राइब रिसाइड इन द कोरकू हिल्स ऑफ बैतूल। फिर कुकड़ू पहाड़ी में कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन कुकड़ू हिल्स। आपने जब मध्य प्रदेश में पढ़ा होगा कृषि और उसके अलावा उससे अलाइड जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही ऐसा स्थान है जहां पे कॉफी के लिए मतलब थोड़ा ठीक जलवायु मिलती है। वो कौन सा है, वो है आपका कुकड़ू हिल्स, जो कि कहाँ पे है, जो कि बैतूल में है। ठीक है, तो ये बैतूल में है आपका कुकड़ू हिल्स। मतलब कुकड़ू आप एक तो कर सकते हैं किससे, मुर्गे से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुकड़ू करता हुआ मुर्गा कहाँ पे घूम रहा है, बैतूल में, वो भी वहां पे क्या कॉफी वाले बागान में घूम रहा है आपका एक मुर्गा कुकड़ू करते हुए। ठीक है, तो बैतूल में आपका हो गया कॉफी का बागान। इसके अलावा आपको पता है कि मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पता कि कुकड़ू पहाड़ी में आपकी कोरकू जनजाति निवास करती है, लेकिन आपको वैसे पता है कि यार कोरकू वाला जो इलाका है, आप जब जनजाति पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कोरकू वाला जो इलाका है वो कौन सा है, आपका बैतूल ही है। तो अगर आपको नहीं भी पता फिर भी आप टिक क्या लगाएंगे कि 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि आपको पता है कि कोरकू जनजाति बैतूल वाले इलाके में निवास करती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कुकड़ू हिल्स में भी निवास करती होगी। ठीक है, तो यहां से फिर आप क्या करेंगे, दोनों को सही करेंगे और दोनों आपका आंसर बिल्कुल सही है।
कुकड़ू हिल्स में आपकी कोरकू जनजाति निवास करती है, उसी कुकड़ू हिल्स में कॉफी की खेती होती है। मध्य प्रदेश में इकलौता स्थान जहां पर कॉफी की खेती की जाती है ना, क्योंकि आप जानते हैं हर एक फसल के लिए एक जलवायु चाहिए पर्टिकुलर टाइप की, तो हमारे यहाँ बैतूल में कुकड़ू हिल्स में मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका फसल और ये जनजाति दोनों से रिलेटेड हो गया, तो मैंने क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रखा है कि मैंने 2-3 यूनिट को साथ में रख के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर टाइप के क्वेश्चंस की। और आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मेरी पूरी मेहनत, ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करिएगा। और जैसे आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम मेंस की तैयारी चालू करेंगे। मैं यूट्यूब पे ही आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करवाऊंगी, डिटेल में हम सारी चीजें करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करनी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे सबके तक ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे है सिद्धपीठ श्री जागेश्वर नाथ मंदिर और आपका कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है। यहाँ पे जो आपका ये पूरा क्षेत्र है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो किससे संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। अभी आप 2023 में देख ही चुके हैं कि मतंगेश्वर पूछा गया था, तो सीधी बात है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक जागेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पे एक कुंडलपुर मंदिर है, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र जो है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज आपका सिद्धपीठ श्री जागेश्वर नाथ टेम्पल एंड कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र लोकेटेड, किस जिले में स्थित है। दतिया, दमोह, देवास, बैतूल। यहाँ पे मैंने जो आपके कंफ्यूजिंग जिले होते हैं, दतिया, दमोह, देवास, दादा से स्टार्ट होते हैं, वो मैंने एक साथ रखे हैं कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि आपका जो भी 1 या 0.1% भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए अपने डाउट, क्योंकि अगर पेपर तक आप वो लेकर जाएंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं, मतलब 50% चांस तो रहता ही है कि आप गलत कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के लिए हमें अपनी फाइट जारी रखनी है। जागेश्वर नाथ और कुंडलपुर जो है, यहाँ पे आप रिलेट करिएगा कुंडल को, जो आपके कान में कुंडल पहन कर रखते हैं, उसके अलावा किससे रिलेट करना है, जागेश्वर नाथ से। तो आपका जागेश्वर जो है कुंडल पहन रखा है, और ये कहां से संबंधित है, आपके दमोह जिले से संबंधित है। तो मतलब जागेश्वर को कुंडल से बहुत ज्यादा क्या है, मोह है, मोह। दमोह का हम क्या बनाते हैं, हमेशा मोह बनाते हैं, तो आपके जागेश्वर नाथ को कुंडल से बहुत ज्यादा मोह है, इसलिए वो कुंडल पहनकर रखते हैं। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जागेश्वर नाथ मंदिर, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र, ये दोनों आपके दमोह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हथकरघा और हस्तशिल्प मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया था। वेयर वॉज द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर 2023 ऑर्गेनाइज। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। हथकरघा और हस्तशिल्प मेला 2023 कहां मनाया गया था, तो ये है आपके उज्जैन में। याद रखिएगा, जो आपके जैन गुरु हैं, जैन गुरु हैं, उन्होंने इस बार अपने 2023 में सेलिब्रेट किया हथकरघा और हस्तशिल्प, आपका जो हैंडलूम है और हैंडीक्राफ्ट की चीजें किसने सेलिब्रेट की, हमारी जैन गुरुओं ने। तो ये हो गया उज्जैन से रिलेटेड। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि रिलेट किस चीज से करना है, और अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी कि मैंने जैन गुरु किस चीज के लिए बनाया है। उज्जैन का हम क्योंकि हमेशा क्या बनाते हैं, जैन गुरु बनाते हैं। ठीक है, तो जैन गुरुओं ने क्या किया है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए मेला लगवाया था इस बार। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द सुगर बाउल। अब आपको बताना है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। अगर आपने फसलें पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा कि जो हमारा सब गन्ना होता है वो किस वाले इलाके में होता है, वो होता है आपके नरसिंहपुर में। तो ये आपका नरसिंहपुर वाला जो है वो सही है। तो नरसिंहपुर में आपका क्या होता है, गन्ना, नरसिंहपुर। तो चीनी का कटोरा कौन सा होगा, आपका नरसिंहपुर ही होगा। और मध्य प्रदेश के लगभग आपका 65% गन्ना जो है अकेले नरसिंहपुर में उत्पादित होता है। ठीक है, तो अकेले नरसिंहपुर में आपका गन्ना उत्पादित हो जाता है। जब मैंने आपको मुख्य फसलें बताई हैं कौन सी, बाजार वाली मध्य प्रदेश की, तो उसमें सोयाबीन बताया है, उसमें कपास बताया। तो याद रखिएगा मैंने गन्ना नहीं बताया, क्योंकि बहुत लिमिटेड एरिया में मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, आपका नरसिंहपुर वाला एरिया जो है वो आपका फेमस है गन्ने के लिए, लगभग 65% आपके नरसिंहपुर में ही हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा। और अगर हम गेहूं की डलिया की बात करें तो कौन सा है आपका, मालवा क्षेत्र हमारा गेहूं की डलिया है। सरसों की हांडी बोलते हैं मुरैना को। तो ऐसे जो आपके छोटे छोटे ये टर्म्स हैं जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
और ये सारी चीजें आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे मुरैना वाले एरिया में आपको सरसों का मतलब सरसों का तेल मिलेगा क्योंकि सरसों की हांडी है, ऐसे ही। ठीक है, बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पे मैंने लोक साहित्य वाला क्वेश्चन लिया है कि आपका लोक साहित्य, बुंदेली लोक साहित्य का शिखर पुरुष किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द पिनेकल मैन ऑफ बुंदेली फोकलोर। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका शिखर पुरुष बुंदेली साहित्य का, अगर आपको पता है इनमें से बुंदेली साहित्य को के लिए फेमस कौन है, जागनिक, ईसुरी, घाघ और संत सिंगा जी, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। वैसे भी ये हैं आपके ईसुरी जी। ठीक है, ईसुरी जो है वो फाग के लिए फेमस है, और फाग किसमें? बुंदेली वाले एरिया में। तो बुंदेली फाग के लिए कौन सबसे ज्यादा फेमस है? आपके ईसुरी जी। याद रखिएगा, ईसुरी जो है फाग के लिए फेमस है, ईसुरी जो है वो बुंदेलखंड से आपके फेमस है ना। तो बुंदेलखंड, बुंदेली लोक साहित्य से संबंधित है आपके ईसुरी जी। सिंगा जी तो आपके निमाड़ वाले एरिया से हैं। ठीक है, जागनिक ने लिखी है आपकी आल्हाखंड। फिर सत्य कथन बताइए। बुरहानपुर जिले के केले को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। बनाना फ्रॉम बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दूसरा, राष्ट्रीय ओडीओपी अवार्ड में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 बुरहानपुर को प्रदान किया गया है। स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 हैज बीन गिवन टू बुरहानपुर इन नेशनल ओडीओपी अवार्ड। बुरहानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में केला शामिल है। और दूसरी बात, जो हमें अभी अवार्ड मिला है नेशनल ओडीओपी अवार्ड, जिसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड में आपके बुरहानपुर को अवार्ड दिया गया है। तो बताना है सत्य कथन। ये दोनों आपके किससे संबंधित है? करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका करंट से रिलेटेड हो गया टॉपिक। याद रखिएगा ये दोनों सही है। ठीक है, आपके बुरहानपुर में हमने केला किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, और उसमें केला का जैसे पूरा फूड प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे हैं। उसको एक बड़े लेवल में जाने के लिए, ग्लोबली उसको प्रमोट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इसीलिए स्पेशल मेंशन अवार्ड में बुरहानपुर को क्या मिला? अवार्ड भी मिला, राष्ट्रीय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नीति, नीति या फिर आप कर दीजिए रोड मैप। ठीक है, रोड मैप 2023। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 या कब प्रारंभ किया गया था, व्हेन वाज द सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश पॉलिसी स्टार्टेड, या मध्य पॉलिसी की जगह आप कर सकते हैं रोड मैप 2023 स्टार्टेड। कब स्टार्ट की गई थी? तो 12 नवंबर 2019, 12 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2021, 12 नवंबर 2022। मैंने जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आपको बताया है तो पूरी वेबसाइट ओपन करके मैंने बताया था कि आपको एक तो आत्मन याद रखना है, उसके 4 पिलर याद रखने हैं और डेट याद रखनी है। यह है आपका 12 नवंबर 2020। 2020 को हमने बनाया, 12 नवंबर 2020 को हमने बनाया पूरा रोड मैप 2023 तक के लिए। इसलिए हमने आत्मनिर्भर रोड मैप, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसके कितने पिलर थे? आपके 4 पिलर हैं। ये आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से मैंने क्वेश्चन उठाया है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका अधोसंरचना है, भौतिक अधोसंरचना, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं। फिर तीसरे में आ गया आपका सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके आगे चौथा नंबर में अर्थव्यवस्था और रोजगार, कि अर्थव्यवस्था पर हम ध्यान देंगे और किस पे ध्यान देंगे? रोजगार पे ध्यान देंगे, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गए आपके सारे के सारे 4 पिलर। याद रखिएगा 4 पिलर है, पिलर के नाम भी याद रखिएगा क्योंकि आपका ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी जरूरी है। तो 4 पिलर हो गए आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 12 नवंबर 2020। ठीक है, 12 नवंबर, नवंबर का आप हमेशा नाव बना सकते हैं, नाव से रिलेट कर सकते हैं। 12 लोगों को हम नाव में बिठा के ले गए थे, फिर लौटते टाइम वो 20 हो गए थे। तो ऐसा कुछ आप 12 नवंबर 2020 को रिलेट कर सकते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 से संबंधित। ठीक है, 4 पिलर है इसमें, ये भी याद रखिएगा। फिर विकलांग श्रद्धा का दौर और रानी नागफनी की कहानी किसकी रचनाएं हैं?
हुज क्रिएशन आर विकलांग, ये विकलांग है, ठीक है, विकलांग, श्रद्धा का दौर और रानी नागफनी की कहानी। तो आपको ये जो आप देखेंगे 2023 में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे साहित्य वाले, है ना, कि कौन किसका रचना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार, इस अब देखे जा रहे हैं 2019, 20 आपको बीच बीच में मिलते जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके साहित्य अकादमी वाली रचनाएं हैं, जिस भी आपके रचनाकार को साहित्य अकादमी मिला है उनकी किसी रचना के लिए, वो जरूर आपको पढ़नी है। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, इसमें साहित्य अकादमी मिला हुआ है किसे, हमारे हरिशंकर परसाई जी को। याद रखिएगा ये किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर और रानी नागफनी की कहानी। तो यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं, जब हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई की, परसाई का तो आप क्या कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों आएंगे, या फिर आप हरिशंकर से भी कर सकते हैं कि हमारे जो शंकर जी है, वैसे किसी और के नाम पे शंकर नहीं आता, एक आपके केशव दास आते हैं, उसके अलावा शंकर ऐसे किसी के नाम पे नहीं आ रहा जो आपके मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। तो आप शंकर से भी रिलेट कर सकते हैं कि शंकर जी ने बताया विकलांग श्रद्धा का दौर, एक तो श्रद्धा के बारे में बात करी कि कोई ढंग से श्रद्धा नहीं कर रहा, बस फालतू में पानी बहा देते हैं शिव जी पे आके, तो शंकर जी ने बात करी श्रद्धा की। उसके अलावा शंकर जी ने बात करी नागफनी की या नाग की, क्योंकि शंकर जी के पास नाग होना चाहिए ना एक, तो शंकर जी ने बात करी नाग की, शंकर जी ने बात करी श्रद्धा की। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, रानी नागफनी की कहानी किससे रिलेटेड है, हरिशंकर परसाई जी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो औद्योगिक वाला इलाका क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र आपका इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, वहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि इसमें से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। मानपुर, मालनपुर भिंड, मनेरी मंडला, घाटीगांव ग्वालियर और पीलूखेड़ी राजगढ़। याद रखिएगा ये है आपका घाटीगांव ग्वालियर, ये आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मनेरी मंडला है, मालनपुर भिंड है, पीलूखेड़ी राजगढ़ है। रिलेट कैसे करेंगे, आपके जितने भी हैं, स्पेशली में 6-7 हैं आपके टोटल, तो याद रखिएगा जितने भी आपके केंद्र सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके नाम जरूर याद होने चाहिए। सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है या कहीं पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आपको मालन से रिलेट करना है किसको, भिंड को, मालन को भिंडी पसंद है, मनेरी जो है वो मंडला से है, मन जो है हमारा मन डोलता रहता है तो मंडला से हो गया। फिर पीलूखेड़ी जो है वो आपका पीलूखेड़ी राजा बनना चाहता है तो राजगढ़ हो गया। जो चाहे आप रिलेट करें, लेकिन इसको आप याद जरूर रखिएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके कहीं पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन बताना है, टेल द रॉन्ग स्टेटमेंट। नोहडोरा चित्रकला का संबंध बैगा जनजाति से है, नोहडोरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू बैगा ट्राइब। दूसरा, डिगना चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है, डिगना पेंटिंग इज रिलेटेड टू भील ट्राइब। अब ये आपका किससे रिलेटेड है, ये है यूनिट 10 से रिलेटेड, यूनिट 10, जहां पे आपको लोक चित्रकला, लोक साहित्य, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको बताना है नोहडोरा चित्रकला बैगा जनजाति से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और जो ये डिगना है, डिगना जो है वो भील से संबंधित नहीं है, ये गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है। डिगने में क्या करते हैं, विवाह पे, मतलब विवाह वगैरह पे हो गया, या कोई मान लीजिए उत्सव बना रहे हैं तो ज्यामिति टाइप की आकृति बनाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये डिगना चित्रकला, डिगना मतलब आप डिगना से मतलब वो भी है ना कि आप आपके अडिग हैं अपने किसमें, मतलब आपने दृढ़ संकल्प किया है कि हम एमपीपीएससी निकालेंगे ही निकालेंगे इस बार, तो क्या है आप अडिग हैं, अडिग से भी आप कर सकते हैं डिगना। तो जो गोंड जनजाति वाले रहते हैं वो अडिग रहते हैं जब वो चित्रकला बना रहे होते हैं। साथ ही साथ नोहडोरा का तो आप कर सकते हैं किससे, नौरा से, नौरा फतेही से कर सकते हैं। जो आपकी नौरा है, नौरा का संबंध किससे है, बैगा से। नौरा जब चित्रकारी करती है तो किसमें करती है, बैग में करती है। तो नौरा चित्रकारी किसमें कर रही है, बैग में कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसे बैग इमेजिन कर सकते हैं कि नौरा जो है, नौरा फतेही जो डांसर है, नहीं जानते कुछ लोग तो आप डोरी वोरी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि डोरी बैग ऐसा कुछ रिलेट कर लीजिए। जो जानते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कि नौरा फतेही आपकी बैग पे क्या बना रही है, चित्रकला बना रही है। तो नोहडोरा बैगा जनजाति से रिलेटेड है आपका चित्रकला। डिगना जो है, अडिग है कौन, गोंड जनजाति वाले, जब वो पेंटिंग करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका असत्य कथन बताना है, तो ये हो गया केवल 2, आपका केवल 2 क्या है,
असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन बताना है, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। रानी फूल कुंवर देवी का संबंध गोंडवाना रियासत से है। क्वीन फूल कुंवर देवी इज रिलेटेड टू गोंडवाना डायनेस्टी। दूसरा, इन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। शी फॉट अगेंस्ट अकबर। तो आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। फूल कुंवर देवी आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा तो आप क्या पढ़ते हैं, अकबर के टाइम पे आपने एक ही रानी का मैक्सिमम बार पढ़ा होता है, रानी दुर्गावती जी, है ना, कि उन्होंने आसफ खान से लड़ाई करी थी 1564 के टाइम पे। फूल कुंवर जी का नाम कहीं पे आपने पढ़ा नहीं होता। तो आप अगर पहला आपको लगता है कि सही होगा, है ना, क्योंकि हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं, गोंडवाना रियासत की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फूल कुंवर देवी का आपने नाम नहीं पढ़ा अकबर के टाइम पे, सिर्फ दुर्गावती जी का पढ़ा है, तो पहला सही होगा, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत होगा। तो आप इस तुक्के से भी, इस ख्याल से भी क्या कर सकते हैं, दूसरा गलत कर सकते हैं। और सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल एक, क्योंकि केवल एक सत्य है। जो आपकी रानी फूल कुंवर जी थी, याद रखिएगा, जो आपकी फूल कुंवर जी रानी है, फूल कुंवर रानी, ये संबंधित किससे है, ये आपकी पत्नी थी राजा शंकर शाह की। शंकर शाह, ये वही शंकर शाह हैं जिनको इनको और इनके बेटे को 1857 की क्रांति में तोप के आगे बांध के उड़ाया गया था, है ना। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है आपकी फूल कुंवर देवी जी। यहाँ पे फूल कुंवर रानी जो होती हैं, जब आपके शंकर शाह को पकड़ने आते हैं तो ये कहीं से छुप छुपा के भाग जाती हैं और फिर अपने क्षेत्र में विद्रोह का क्या कर रही होती है, नेतृत्व कर रही होती है। तो ये है आपकी फूल कुंवर देवी जी, किससे संबंधित है, गोंडवाना रियासत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये आपके शंकर शाह जी की पत्नी है। उसके अलावा ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, उन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, तो आपकी मतलब लक्ष्मीबाई के टाइम पे आप याद रखिएगा फूल कुंवर देवी जी भी है, लक्ष्मी टाइम के बाई के टाइम की ही है ना, सेम टाइम ही है उनका। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा, गोंडवाना से रिलेटेड है, शंकर शाह जी की पत्नी। नेक्स्ट आपका गंगा लहरी और हितोपदेश किसकी रचनाएं हैं। हुज कंपोजिशन आर गंगा लहरी एंड हितोपदेश। राजशेखर, केशवदास, पद्माकर और बाणभट्ट, ये आपके जो पुराने साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड है कि गंगा लहरी और हितोपदेश किससे संबंधित है। याद रखिएगा ये है आपकी पद्माकर जी से संबंधित। पद्माकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, सागर में हुआ था। हम उत्सव भी मनाते हैं, पद्माकर उत्सव सागर में ही। उसके अलावा आपको जैसे हो गया गंगा लहरी, और सेम ही इन्होंने एक लिखी है यमुना लहरी, यमुना की लहर के बारे में लिखा है, गंगा की लहर के बारे में लिखा है। ठीक है, एक इन्होंने लिखी है हितोपदेश, ठीक है, हित का उपदेश देते हैं। तो आपके पद्माकर जी जो हैं वो हित का उपदेश देते हैं। ये किसकी रचनाएं हैं, ये पद्माकर जी की रचनाएं। ठीक है, तो मुख्य रचनाएं जो हैं साहित्यकार की जरूर याद रखिएगा, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूजन होने लग जाती है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, आपके हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर की बात करी मैंने, तो वहां पे मैंने नाग की बात की कि उनके पास नाग तो होना ही चाहिए। उसके अलावा शंकर जी के पास क्या है, वो श्रद्धा के बारे में बोलते हैं कि आजकल लोग श्रद्धा से नहीं आते पूजा करने, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। तो एक दो बार जैसे आप रिवाइज करेंगे, पद्माकर जी का मैंने बताया लहर की बात करते हैं, गंगा के लहर की बात करते हैं, यमुना के लहर की बात करते हैं, हित के लिए वो उपदेश देते हैं कि आपका कैसे हित होगा। तो ये सारी किससे रिलेटेड हो गई चीजें, पद्माकर जी से हो गई। तो आप जैसे एक दो बार पढ़ेंगे, किसी चीज से रिलेट करेंगे तो आपको तब याद हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि आप जब 4 ऑप्शन देखेंगे, स्पेशली पेपर में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि आपको अगर थोड़ा भी डाउट आ गया कि यार ये मतलब गंगा लहरी जो है वो लग नहीं रही है कि पद्माकर की है या फिर केशवदास की है, तो बस उतने में खेला हो जाना है। इसलिए बहुत अच्छे से रिलेट करके रिवाइज करिएगा बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1882 में बिलगांव का युद्ध जो है वो किसके किसके मध्य हुआ था। 1882 द बैटल ऑफ बिलगांव टुक प्लेस बिटवीन हुम, किसके किसके मध्य हुआ था, मतलब यहाँ पे बताना है आपको कि एक तो आपके एक तरफ थे, मैंने दूसरा ऑप्शन नहीं लिखा, अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज किसके किसके की जगह अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था। तो 1842 में बिलगांव का युद्ध होता है, एक तरफ अंग्रेज रहते हैं, दूसरी तरफ कौन रहते हैं, ईश्वरी नारायण, राजा परीक्षित, राजा बखतवली, राजा हृदय शाह। याद रखिएगा ये थे आपके राजा परीक्षित जो आपके बुंदेला विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, जब आपका बुंदेला विद्रोह चल रहा था, बुंदेला विद्रोह 1842 वाला, ठीक है, 1842 वाला जो आपका बुंदेला विद्रोह चल रहा था, जिसमें आपके हृदय शाह भी थे, परीक्षित भी थे, मधुकर शाह भी थे। तो राजा परीक्षित जो है इनका युद्ध होता है ये बिलगांव वाला। ठीक है, बिलगांव वाला।
अब आप रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जो आपके राजा परीक्षित थे, परीक्षा देने जा रहे थे, तो साथ ही साथ में बिलगांव, मतलब वो बिल्ली को भी ले जा रहे थे, बिलगांव, ठीक है, तो बिल्ली को भी ले जा रहे थे जब वो परीक्षा देने जा रहे थे। या फिर बिल से आप नॉर्मल जो बिल बना होता है ना, जो जानवरों के बिल बने होते हैं, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि वो बिल में घुस गए थे राजा परीक्षित जब उन्हें पेपर देने जाना था। तो परीक्षित का मैं पेपर बना रही हूँ ना, परीक्षा से बना रही हूँ, परीक्षित परीक्षा में जाना था तो बिल में घुस गए थे जिससे परीक्षा देने ना जाना पड़े। कब? 1842 में, बुंदेला विद्रोह में, ठीक है। तो बुंदेला विद्रोह, राजा परीक्षित और बिलगांव का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और राजा परीक्षित के मध्य, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। हम साथ ही साथ में जैसे ही आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए प्रीलिम्स में, फिर हम मेंस जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में सारी चीजें करवाऊंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।